वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस एंड गाइस, आज बीएसटी का चैप्टर 1 बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स का फिफ्थ पार्ट आ चुका है। नो काफ़ी ज़्यादा डिले हो गया, बट अब कोई भी डिले आपको देखने को नहीं मिलेगा। पीछे थोड़ा बहुत डिले आपको देखने को मिल गया, बट अब मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ आपको किसी भी तरीके का कोई डिले आपको देखने को नहीं मिलेगा। सो आज हम देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करने। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस एंड टाइप्स ऑफ रिस्क। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके के बिजनेस का ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, फिर रिस्क किस किस तरीके के रिस्क होते हैं, बिजनेस रिस्क कौन से होते हैं, रिस्क का नेचर क्या होता है और किस किस वजह से रिस्क होते हैं। तो जल्दी से हम लोग अपने नोट्स की तरफ चल लेते हैं। ओके, सो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस कौन कौन से होते हैं? एक होता है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव एंड एक होता है सोशल ऑब्जेक्टिव। लाइक एक इंसान बिजनेस करता है अपना इकोनॉमी यानी कि अपना मनी ग्रोथ के लिए, प्रॉफिट्स के लिए, एंड दूसरा वो किसके लिए करता है? सोशल ग्रोथ के लिए। लाइक अब आप देखो, अगर हम बात करें सर रतन टाटा की, सो वो अपना प्रॉफिट के लिए भी काम कर रहे हैं बट वो सोशली भी काम करते हैं। लाइक वो अपनी जो भी इनकम होती है उसका 65% को आगे लोगों में डोनेट करते हैं। फिर बात करें दूसरी, तो वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं। कोई भी तरीके की अगर प्रॉब्लम आती है हमारे इंडिया में तो उसमें हेल्प करते हैं। सो यहाँ पे जो बिजनेस के कौन से दो ऑब्जेक्टिव होते हैं, एक होता है इकोनॉमिक एंड एक होता है सोशल। सो सबसे पहले देख लेते हैं इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। सो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स हमारे होते हैं, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव की। सबसे पहला है अर्निंग प्रॉफिट। लाइक जैसे मैंने आपको बताया कि हमने बात करी यहाँ पे सर रतन टाटा की, तो सर रतन टाटा की जो कंपनी है टाटा, वहाँ पे वो प्रॉफिट कमा रहे हैं। ठीक है ना, सबसे पहली बात क्या है कि प्रॉफिट के लिए कि प्रॉफिट कमाने के लिए ये एक इकोनॉमिक रीज़न है। ठीक है, सेकंड चीज़ देख लेते हैं। अब यहाँ पे हमने बात करी कि जैसे टाटा कंपनी है, वो जो भी अपने प्रोडक्शन वगैरह करेंगी उसमें वो लोग अपना एक प्रॉफिट जनरेट कर रही हैं। ठीक है ना, एक प्रॉफिट अपना जनरेट कर रही हैं। तो सबसे पहला हो गया अर्निंग प्रॉफिट। दूसरा क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स। क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स मतलब लाइक अब ये हमारी कंपनी थी टाटा, ठीक है ना, अब टाटा के प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए कौन चाहिए होंगे? कस्टमर्स। अब कस्टमर्स को क्या करना पड़ेगा? उन्हें अट्रैक्ट करना पड़ता है कस्टमर्स को। ठीक है ना, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना पड़ता है। अब उसके लिए क्या करेंगे? लाइक वो नई नई टेक्नोलॉजीज अपनाएंगे, जो नए वो अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स करेंगे। ये सब हमारे सोशल उसमें आते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। तो अगली चीज़ है इनोवेशन। ओ माय गॉड, इनोवेशन मतलब कि आपको जैसे जैसे लाइक हम इन सब का भी एकदम प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे, पहले अभी समझ लेते हैं इनोवेशन का मतलब क्या हुआ। लाइक जैसे अब सर रतन टाटा की फर्स्ट कार थी इंडिगो। ठीक है, उनकी जो फर्स्ट कार थी इंडिगो, वो उतनी अच्छी नहीं चल पाई क्योंकि वो क्या था, उस टाइम के हिसाब से, ठीक है ना, टाइम के हिसाब से वो खड़ी नहीं उतर पाई। ठीक है ना, इस वजह से इंडिगो उतनी अच्छी नहीं चली। पर आगे आने वाले फ्यूचर में सर रतन टाटा ने जब अपनी कार फॉर्च्यूनर को रोड पे उतारा, वो काफ़ी अच्छी चली। क्यों चली? क्योंकि उसने इनोवेशन दिखाया। इनोवेशन उसमें हमारे को दिखाई दिया। लाइक वो जैसे जैसे लोगों की यूसेज थी उस हिसाब से उसमें इनोवेशन हमारे को दिखाई दिया, उसमें उस तरीके के बदलाव हमारे को दिखाई दिए गए। इसका मतलब हो गया यहाँ पे कि इनोवेशन मतलब कि जैसे जैसे कोई चीज़ डेवलप कर रही है, आपको भी अपने प्रोडक्ट को उसी तरीके से डेवलप करना होगा। फिर बात करें आगे, नेक्स्ट हमारा आता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। अब देखो, अगर हमारे पास एक रॉ मटेरियल, एक मिनरल ओर है, ठीक है ना, ये एक ओर है हमारे पास। ठीक है, हम ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ इसी से काम हो जाएगा, नहीं, हम इसे आगे और एक्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, अब जैसे ये मान लो था आयरन ओर, तो हम इसमें से प्रॉपर एक आयरन थोड़ा ना निकाल के छोड़ देंगे, हम उसमें से प्रोडक्ट्स बनाएंगे। ठीक है, लाइक हमारे पास यहाँ आयरन आ गया, इससे अब हम आयरन को इसी फॉर्म में तो नहीं छोड़ सकते, इस फॉर्म में तो कोई भी से ऐसे खरीदेगा नहीं, इससे हम आगे प्रोडक्ट्स बनाएंगे, उन प्रोडक्ट्स को सेल करेंगे। मतलब एक रिसोर्स का पूरा ऑप्टिमाइजेशन, पूरा यूज करना। अब जल्दी से इन चारों पॉइंट्स, अर्निंग प्रॉफिट, क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स, इनोवेशन, ऑप्टिमम
यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स को एक बार स्टडी कर लेते हैं। ओके, सो सबसे पहला था हमारा जो टॉपिक अर्निंग प्रॉफिट्स, ठीक है ना। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक था वो था अर्निंग प्रॉफिट्स, ठीक है। सो हमारा सबसे पहला टॉपिक अर्निंग प्रॉफिट। अर्निंग प्रॉफिट का मतलब क्या है, लाइक यहाँ पे एक कंपनी है, ठीक है। इस कंपनी ने एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करा, ठीक है, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करा। अब ये सिर्फ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके, लाइक इसने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करा 100 रुपये का। अब ये सीधा 100 रुपये में आगे कस्टमर को बेच देगी, लाइक जो भी, मतलब ये तो सेलर उसे बेचेगी, जो शॉपकीपर को डायरेक्ट अगर 100 रुपये में बेच देगी तो कंपनी का तो कोई भी प्रॉफिट नहीं हुआ। मतलब कंपनी किस में जाएगी, मतलब ना ही उसका लॉस होगा ना ही उसका प्रॉफिट होगा, वो तो बीच में अटक जाएगी और हो सकता है कभी उससे लॉस भी हो जाए, ठीक है ना। सो इसी वजह से जो कंपनी है वो जो भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करेगी, लाइक उसका जो वो प्रोडक्ट हमने बात करी 100 रुपये में बना, तो वो आगे उसमें अपना प्रॉफिट ऐड करेगी। लाइक उसका 100 रुपये की मैन्युफैक्चर हुई तो उसमें वो अपना कम से कम 25% का प्रॉफिट रखते हैं। सो वो उस 25% के प्रॉफिट में आगे उसे सेल करेगा, ठीक है ना। सो मतलब यहाँ पे सबसे पहला इकोनॉमिक रीजन क्या होता है कि हम प्रॉफिट कैसे कमाएंगे, ठीक है, प्रॉफिट कमाना, ठीक है, ये होता है हमारा सबसे पहला इकोनॉमिक रीजन। ओके, सो सेकंड बात करें तो वो आता है क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स, ठीक है, क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स मतलब कस्टमर्स बनाना। लाइक अब एक कंपनी है, एक कंपनी अपना जो प्रोडक्ट बना रही है वो सेल कब होगा वो सेल जब उसके पास नंबर ऑफ कस्टमर्स होंगे। लाइक उसके पास जब नंबर ऑफ कस्टमर्स होंगे तो उनमें से, लाइक उसके पास अभी हमने स्टार्टिंग करी है कंपनी की, उसके पास 4 कस्टमर है, उनमें से 2 को उस प्रोडक्ट के बारे में पता चला, मतलब 4 को पता चला लेकिन 2 को वो अच्छा लगा, वो उसे सेल करेंगे, मतलब उसे खरीदेंगे। सो मतलब उनका सेल होना स्टार्ट होगा। तो मतलब कस्टमर्स बनाना भी ज़रूरी है, ठीक है ना। लाइक कस्टमर्स को सेटिस्फाई करके या उनकी नीड्स को पूरा करके उन्हें कस्टमर्स बढ़ाने भी जरूरी है, ठीक है। अब ये 2 कस्टमर खरीदेंगे, इन 2 को पसंद नहीं आया था, लेकिन ये 2 कहेंगे यार हमने यूज़ करा अच्छा था, तो ये 2 भी खरीदेंगे। फिर ये 4 मिलके आगे और 4 को बताएंगे, ये 4 मिलके आगे और को बताएंगे, तो इससे क्या होगा, कस्टमर्स बढ़ेंगे, ठीक है ना। बात करें अगले टॉपिक की, तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इनोवेशन। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे हमारे पास निकल के आ रहा है इनोवेशन। सो इनोवेशन का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। व्हाट इज इनोवेशन, इनोवेशन है क्या। लाइक अब हमने एक पहले के टाइम के अगर गेम्स की बात करें तो पहले हम कैसे गेम्स थे, लाइक इंडोर की बात करें तो लूडो, चेस भी था, ठीक है। फिर बात करें और गेम्स की तो इंडोर में क्या थे, लाइक घर में और क्या क्या खेलते थे, बस ऐसे ही कुछ गिने चुने गेम्स थे, ठीक है। जैसे लूडो, सांप सीढ़ी, लाइक स्नेक एंड लैडर, ये गेम्स पहले गिने चुने गेम्स थे, ठीक है ना। फिर जब आगे बढ़ते गए, लाइक लोगों को उन्होंने देखा कि हाँ लोग इनकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं गेम्स की तरफ, तो उन्होंने नई नई चीज़ें अपनाई। लाइक फिर जैसे लूडो की तरह ही आगे बिजनेस निकल के आ गया। लाइक बिजनेस में क्या करते हैं, वहाँ एक गेम होता है उसमें लोग कैप्चर करते हैं, ब्रेन लगाते हैं, और ज़्यादा ब्रेन वाले गेम आए। फिर स्क्रैबल आ गया है, ऐसे ही आगे फिर हमारा जिंगा करके एक गेम आ गया, ठीक है ना, वो ब्लॉक्स वाला। सो मतलब अलग अलग तरीके की क्रिएशंस बढ़ती चली जाती हैं जब लोग देखते हैं। टाइम के साथ नई नई चीज़ें हमारे पास आती जाती हैं, उसे हमने नाम दिया इनोवेशन। सो इनोवेशन क्या है कि टाइम के साथ न्यू चीज़ों को अडॉप्ट करना, नई चीज़ों को अडॉप्ट करना, वो हो गया हमारा इनोवेशन, ठीक है। सो जो अब लास्ट टॉपिक है इकोनॉमिक का वो है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। जल्दी से ओके, सो व्हाट इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। लाइक हियर आई हैव अ ओर, यही सेम हमने वहाँ देखा था, अब यहाँ थोड़ा और अच्छे से देख। सो ये ओर है आयरन ओर। अब इस आयरन ओर को हम लोग प्रोसेस करेंगे और इससे हम लोग आयरन निकाल लेंगे। बट सिर्फ ये आयरन तो हमारे किसी काम का नहीं है, कोई ऐसा तो नहीं है ना कि आयरन खरीद लेगा और उसे ही चलाएगा बाइक की तरह, नहीं। अब इस आयरन से हमने काफ़ी सारी नई नई चीज़ें बनाई, लाइक हमने कार बनाई,
कूलर्स बने, ठीक है ना, कार कूलर्स। फिर और क्या बना हमारा, लाइक आयरन से हमारे डोर्स, ठीक है, केजेस, ठीक है ना। सो ये नई नई हमने इससे और चीजें बनाई, तो मतलब एक और का प्रॉपर यूज करना। इसकी डेफिनेशन अगर हम, तो प्रॉपर यूसेज ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, मतलब हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज हैं उन्हें अच्छी तरीके से यूज करना। लाइक ऐसा नहीं कि हमने बस आयरन बना के छोड़ दिया और उसे छोड़ दिया, लाइक ऐसा कि नहीं कि हमने मतलब एक प्रॉपर मैनर में किसी का यूज करना। लाइक हमारे पास बिजली है, अब हम ऐसा तो नहीं है ना कि हमारे पास है इस समय तो वेस्ट करें, हमें आगे के लिए उसे सेव भी करना है। तो मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि एक प्रॉपर इस्तेमाल करना, एक प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना किसी भी रिसोर्स का। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने उसे बेकार में बस ढूंढ के छोड़ दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक कंप्लीट होता है, यहाँ पे हमारा इकोनॉमिक वाला टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। सो अब हम इसे नहीं देखेंगे, अब हम देखेंगे सोशल टॉपिक को। लाइक सोशल क्या कि मतलब सोशली किसी चीज़ को डेवलप करना, अब हम ये देखने वाले हैं। सो सबसे पहले फेयर ट्रेड प्रैक्टिस, ठीक है। फेयर ट्रेड प्रैक्टिस का मतलब क्या है, लाइक अगर कोई प्रोडक्ट 100 रुपये का बन रहा है तो हम जो बेसिकली देखते हैं, हम हमेशा 25% का प्रॉफिट देखते हैं, लाइक, ठीक है ना। सो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने तो आगे किसी को 25 में बेचा, वो आगे अपना भी 25 जोड़ेगा, मतलब यहाँ की प्राइस में 50% का मुनाफा। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई आगे उसे 100%, मतलब ऐसा कि 100 का आ रहा है और उसे 500 का बेच रहा है, ऐसा बिल्कुल, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि 100 का आ रहा है 1000 का बेच रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब बिल्कुल फेयर ट्रेड होना चाहिए। लाइक कोई प्रोडक्ट जितने का हमें पड़ रहा है उसका 25% ही हमारे को आगे सेल करना चाहिए, ठीक है। और हमेशा हमारे को जो कस्टमर होता है उसे गुड सर्विसेज प्रोवाइड करानी चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारे को हमारे ट्रेड को प्रैक्टिस करना चाहिए, ठीक है। सो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट, फेयर ट्रेड प्रैक्टिस। सेकंड की बात करें, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट। अब ऐसा नहीं होना चाहिए, लाइक अगर हमारे को हमारे कस्टमर्स चाहिए या फिर हमारे को हमारी कंपनी को ग्रो करना है, तो हमारे को करना पड़ेगा जो प्रोडक्ट हम बनाएंगे उसकी गुड क्वालिटी होनी चाहिए। लाइक अभी मैंने फ्लिपकार्ट से एक प्रोडक्ट मंगवाया, लेकिन जैसे वहाँ पे उसकी क्वालिटी बता रखी थी वैसी उसकी क्वालिटी थी नहीं। सो मतलब उसकी बैड क्वालिटी है, मतलब जो जिस कंपनी ने उसे मैन्युफैक्चर करा है उसकी, मतलब मैं तो यही समझूंगा ना कि वो कंपनी बेकार है, ठीक है ना। सो हमेशा हमारे को गुड क्वालिटी प्रोडक्ट को ही आगे सर्व करना चाहिए, ठीक है। सो ये हो गया हमारा सेकंड, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट हमारे को हमेशा सर्व करना चाहिए, ठीक है। थर्ड हम देखें, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। लाइक हमने बात करी रतन टाटा सर की, मिस्टर रतन टाटा सर की। सो रतन टाटा सर क्या करते हैं, अपनी कंपनी के थ्रू एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, ठीक है ना। वो क्या करते हैं अपनी कंपनी में, जैसे जैसे सेक्टर, जैसे आप किसी ने कंपनी सेटअप करी, उसे सबसे पहले तो ओनर के नीचे उसे पीए चाहिए, पीए के नीचे उसे सीए वगैरह ये सब भी चाहिए, उसे फिर वर्कलोड के लिए लेबर भी चाहिए। तो मतलब वहाँ पे हमारे को ऐसा क्राइटेरिया बनाना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके, ठीक है। वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज़। अब एक कंपनी का सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि उसने एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर दी, उसे उन एम्प्लॉयज़ को अच्छा एटमॉस्फेयर भी प्रोवाइड कराना चाहिए। लाइक जैसे अब कोई कंपनी है जहाँ रिस्क फैक्टर ज़्यादा है एम्प्लॉयज़ के लिए, सो वहाँ उसे उनका इंश्योरेंस या किसी भी तरीके की पॉलिसीज़ वगैरह उसकी करानी चाहिए एम्प्लॉयज़ की, ठीक है ना, ऐसी चीज़ें। फिर वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। लाइक अभी हमने बात करी रतन टाटा सर की अगेन, तो रतन टाटा सर ने जैसे अभी ये कोविड टाइम में कितनी हेल्प करी हमारे इंडिया की, उन्होंने इतना डोनेशन करा, फिर उन्होंने ऑक्सीजन टैंक्स की भी सप्लाईज करवाई, लाइक 700-800 मिलियन टन ऑक्सीजन हर हॉस्पिटल की। सो मतलब हमारे को सोसाइटी का भी वेलफेयर सोचना चाहिए कि सिर्फ ऐसा ना हो कि हम लोग अपना काम करें, हमारे को आगे सोसाइटी को भी मदद करना चाहिए। बात करें प्रोटेक्शन यहाँ पे है प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे है प्रोटेक्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड एनवायरमेंट। लाइक हमारे को एम्प्लॉयज़ की भी प्रोटेक्शन की, एम्प्लॉयज़ का भी प्रोटेक्शन करना है और एनवायरमेंट का। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उससे एनवायरमेंट एक्सप्लॉइट हो या फिर एम्प्लॉयमेंट एक्सप्लॉइट हो, ठीक है गाइस। सो यहाँ पर भी हम समझ चुके हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस,
मेरे को लगता नहीं है कि हमारे को सोशल वाले टॉपिक का कोई एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन चाहिए। सबसे पहले हमने बात करी फेयर ट्रेड प्रैक्टिस, मतलब कि जो ट्रेड है उसे अच्छी तरीके से करना चाहिए। गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, एक अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट्स हमारे को आगे सप्लाई करने चाहिए। जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना चाहिए, और एम्प्लॉयमेंट बढ़े। वेलफेयर ऑफ सोसाइटी के वेलफेयर के बारे में सोचना चाहिए, और वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट्स के बारे में भी, मतलब एम्प्लॉयज के भी वेलफेयर के बारे में सोचना चाहिए। प्रोटेक्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट को बचाना चाहिए, और इन्वायरमेंट को भी बचाना चाहिए, इन्वायरमेंट को कभी हार्म नहीं होना चाहिए। सो यहाँ पर भी हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस कंप्लीट होता है। अब सेकंड चीज देख लेते हैं। हमारा जो सेकंड है वो है टाइप्स ऑफ रिस्क। तो टाइप्स ऑफ रिस्क कौन कौन से रिस्क होते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं। स्पेक्यूलेटिव और प्योर। ठीक है, स्पेक्यूलेटिव रिस्क क्या होता है? अराइज ड्यू टू चेंज इन मार्केट कंडीशंस। ठीक है, अब ये क्या होता है, ये कब होता है? जबकि मार्केट की कंडीशंस चेंज होती है। आज मार्केट का जो टैक्स पे हम कर रहे थे, मतलब ऐसा था कि 50% हम लोग जो भी हमारी इनकम थी उसका टैक्स पे कर रहे थे, बट और जो ये 50 था वही एक कंपनी के लिए ऐसा था कि मतलब हाँ निकाल रहे थे, बट इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, और कल को टैक्स में बढ़ावा आ गया और 60% पे करना पड़ा। एकदम से जब कंडीशन चेंज हुई, वो उस कंपनी के लिए थोड़ा रिस्कफुल हो जाएगा, रिस्क फैक्टर बन जाएगा। अब इसमें दोनों पॉसिबिलिटीज होती हैं, बोथ गेन एंड लॉस की। ठीक है, इन दोनों के यहाँ पे पॉसिबिलिटीज होती हैं। एक बार देख लेते हैं स्पेक्यूलेटिव होता क्या है प्रॉपरली। ओके, देख लेते हैं स्पेक्यूलेटिव एक्चुअल में होता क्या है। स्पेक्यूलेटिव में क्या होता है, यहाँ पे मतलब स्पेक्चुअल हम चीज़ देखते हैं। अगर जैसे गवर्नमेंट ने ट्रेड में चेंजेस लाए, ट्रेड चेंजेस लाए, तो उससे एक कंपनी अफेक्ट होगी। ठीक है ना, अब जैसे ट्रेड चेंजेस आएंगे, ऐसा था कि किसी कंपनी के प्रोडक्ट पे अभी उसे डिलीवर करने के लिए उस पर जो चार्जेस लग रहे थे, 500 मिलियन टन पे उसको चार्ज लग रहा था 5 लाख का, कल को उतने पे ही उसे लगने लगे 6 लाख का, तो उसके लिए वो क्या होगा, वो उसके लिए प्रॉफिटेबल तो नहीं होगा, उसके तो और 1 लाख माइनस में वो चला गया, है ना। मतलब ट्रेड में चेंजेस आने पे ऐसा भी हो सकता है कभी कभार उसका प्रॉफिट भी हो जाए और कभी कभार उसका लॉस भी। तो मतलब स्पेक्युलेटिव में लॉस भी हो सकता है और प्रॉफिट भी हो सकता है। मतलब कि यहाँ पर पे लॉस दोनों चांसेस हैं, 50% प्रॉफिट चांसेस, 50% लॉस चांसेस। अब हो सकता है कि गवर्नमेंट ऐसा कुछ ट्रेड चेंज लाए कि जैसे प्रोटेक्शन ट्रेड चेंज लाए कि मतलब प्रोटेक्शन बढ़ा दे, तो वहाँ उनका प्रॉफिट है। ठीक है ना। यहाँ पे हमने समझ लिया स्पेक्युलेटिव होता क्या है। अब बात करते हैं हमारे सेकंड की। तो सेकंड है हमारा प्योर। ठीक है, सेकंड हम देख लेते हैं जल्दी। ओके, हम बात कर रहे हैं प्योर की। अब प्योर में देखो होता क्या है, ये कब अराइज होता है, जब भी कोई नेचुरल अफेक्ट्स होता है। ठीक है ना, नेचुरल अफेक्ट होने पे हमारा प्योर रिस्क आता है सामने। ठीक है ना, तो प्योर रिस्क मतलब नेचुरल रिस्क, हम कह सकते हैं नेचुरल रिस्क मतलब प्योर रिस्क। ठीक है, अब हम इसे देख लेते हैं कैसे होता है ये। यहाँ पे हम जल्दी से देख लेते हैं। जैसे कि किसी भी तरीके का रिस्क जो कि नेचुरली अकर हो, नेचुरली अकर्ड रिस्क, नेचुरली अकर्ड इज प्योर रिस्क। मतलब जैसे कि अब कहीं पे तूफान आ जाए, कहीं फायर लग जाए, आग लग जाए, तो ये नेचुरल रिस्क है। ठीक है ना, तो इसमें हम लोगों का अब जो प्योर रिस्क में हमारा लॉस ही लॉस होना है, कोई गेन नहीं हो सकता, यहां तो हमारा लॉस ही होगा। मतलब यहाँ पे प्योर रिस्क का मतलब क्या है कि यहाँ पे प्योरली रिस्क ही होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपका कभी अच्छा हो जाए, हमेशा लॉस ही लॉस होना है, लॉस। ठीक है, मतलब प्योर रिस्क मतलब लॉस, एंड स्पेक्युलेटिव रिस्क मतलब इधर लॉस और प्रॉफिट। ठीक है, लॉस भी हो सकता है और प्रॉफिट भी हो सकता है। यहाँ पे अब हम समझ चुके हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, टाइप ऑफ बिजनेस। अब हम देख लेते हैं बिजनेस रिस्क के बारे में। जल्दी से बढ़ते हैं उसकी। ओके, अब हम लोग बात कर रहे हैं बिजनेस रिस्क की। ठीक है ना, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेचर रिस्क एंड फिर कॉजेज ऑफ रिस्क। आज की वीडियो यहीं तक होने वाली है क्योंकि काफ़ी लंबी हो गई है। ठीक है ना, तो बिजनेस रिस्क।
प्लॉसिबिलिटी ऑफ इंडिकेट प्रॉफिट और लॉसेस ड्यू टू अनसर्टेनिटीज ऑफ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स। अब देखो कहीं पे फायर लग जाती है, ठीक है ना, कहीं पे फायर लग जाती है, ठीक है। सो अब ये तो एकदम अनएक्सपेक्टेड है ना कि वहां पे फायर लग गई। सो एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट की वजह से जो रिस्क पैदा हो वो हमारा बिजनेस रिस्क कहलाता है। मतलब ऐसा है कि कभी मार्केट एकदम से गिर गया, ठीक है ना, आप रात को 12 बजे आराम से सो रहे हो है और उसी समय मार्केट की धज्जियां उड़ गई, वो गिर गया। सो आपको तो उस समय होश नहीं होगा, मतलब एकदम से अनएक्सपेक्टेड एक इवेंट हो गया और आपका बिजनेस ठप हो गया, ठीक है ना। सो मतलब वहां पे ऐसा नहीं है कि आपको पता लगेगा और फिर रिस्क होगा, ठीक है ना। सो मतलब बिजनेस रिस्क किसी भी तरीके का एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट होगा, मतलब आपने सोचा भी नहीं होगा और ऐसी चीज हो जाएगी, वो आपका रिस्क लाएगा। वहां पे पॉसिबिलिटी है प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। लाइक अब ऐसा है कि अनएक्सपेक्टेड इवेंट ये हुआ कि 12 बजे मार्केट गिरने की वजह बढ़ गया, ऊपर उठ गया, तो आपका बिजनेस अच्छा चलेगा। अगर गिर गया तो आपका बिजनेस गिर जाएगा। आग आपके बिजनेस में लगी तो आपका गिर जाएगा। और ऐसा ही आपका कोई बहुत तगड़ा कंपटीटर है, लाइक आपका कोई कंपटीटर है, उसके यहाँ पे आग लग गई तो आप आगे बढ़ जाओगे। मतलब यहाँ पे आपका प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है, ठीक है। बात करें नेक्स्ट की तो ओके, सो नेक्स्ट है हमारा नेचर ऑफ रिस्क, ठीक है। नेचर ऑफ रिस्क मतलब अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटीज। जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ भी अनसर्टेन हो सकता है, लाइक कहीं पे आग लग गई, कहीं मार्केट गिर गया, कहीं पे चोरी हो गई, तो इस वजह से मतलब ये अनसर्टेनिटीज की वजह से होता है। एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस, ठीक है। ये मतलब रिस्क होना हर बिजनेस का एक एसेंशियल पार्ट है, मतलब एक बिजनेस का ही एक पार्ट है रिस्क, ठीक है ना। मतलब जैसे हम जैसे इस चैप्टर का एक पार्ट है बिजनेस, वैसे ही बिजनेस का एक पार्ट है रिस्क। डिग्री ऑफ रिस्क मेनली डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ साइज और साइज ऑफ रिस्क, ठीक है। यहाँ पर पे रिस्क नहीं होगा, यहाँ पे होगा बिजनेस, ठीक है। सो यहाँ पे होगा बिजनेस। मतलब रिस्क मेनली डिपेंड करता है साइज और नेचर ऑफ बिजनेस पे। लाइक जितना बड़ा बिजनेस, जितना उसका एक्सपेंडेशन, उतना ज़्यादा रिस्क वहाँ बढ़ जाता है। बात करें प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड ऑफ रिस्क टेकिंग। अब अगर आप रिस्क लोगे, यदि आपने रिस्क लिया तो ही आपको प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है ना। बिना रिस्क लिए कुछ नहीं हो सकता बिजनेस में, ठीक है। सो अब हम सेकेंड यहाँ पे इस समय समझ में आ रहा होगा, तो आगे देख लेते हैं। सो अब यहाँ पर पे है हमारा, तो यहाँ पर पे है हमारा कॉजेज ऑफ रिस्क, ठीक है। कॉजेज ऑफ रिस्क कौन कौन से होते हैं? नेचुरल, मतलब कि कोई नेचुरल डिजास्टर हो गया। इकोनॉमिक, मतलब कि किसी कंपटीशन बढ़ गया या फिर गवर्नमेंट में चेंज आई या पॉलिसीज में चेंज आई। ह्यूमन, मतलब जैसे कि वर्कर स्ट्राइक पे चलेगा, शॉर्ट सर्किट हो गया या फिर कोई गलती हो गई, या फिर अदर में ऐसा कुछ भी जो आपने सोचा ना हो, कि मतलब ना वो ह्यूमन में आता हो, ना वो नेचुरल और इकोनॉमिक में आता हो, ऐसा कुछ जो आपने सोचा ही ना हो, ठीक है। सो ये सारे हैं कॉजेज ऑफ रिस्क। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अब इस चैप्टर का सिर्फ एक पार्ट और बचा है, जो कि है हमारा नेक्स्ट पार्ट। हमारा कौन सा है? हमारा है इंडियन हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, ठीक है। अब ये लास्ट बचा है, ये हमारी कल की वीडियो में, मतलब कल तो वीडियो नहीं आएगी, नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। सो अभी के लिए जस्ट इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी।